नमस्ते, आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूँ आपकी होस्ट वाणी। पिछली रात अलका मैम ने खुलासा किया कि कैसे नारी सशक्तिकरण के नाम पर उन्होंने राशि की सहायता को एक गुप्त मिशन बना दिया था। आप सुनेंगे कैसे मैम ने सेठ सुधीर पाटनी से कहा दुनिया का हर व्यक्ति धोखेबाज नहीं है, और कैसे उन्होंने राशि को नचिकेतन स्कूल भेजकर उसकी नौकरी का प्रबंध किया। अलका मैम की कहानी सुनकर मैं सोच रही हूँ, सच में अलका मैम जैसे परोपकारी व्यक्ति दुनिया में होने ही चाहिए। इनसे ही ये दुनिया जीने योग्य बनी रहती है। लेकिन ये रात सिर्फ मैम की महानता के बारे में नहीं है। मैम के सोने के बाद राशि मेरे कमरे में आती है और यह मौका है मेरी गहरी शंकाओं को हल करने का। आप सुनेंगे राशि का दूसरा बड़ा झूठ, वो लेखिका नहीं है। कैसे अलका मैम ने अपनी महानता में प्रकाशन शुल्क देकर राशि का उपन्यास छपवाया। और सबसे अहम, मेरी यौन जिज्ञासा। मैंने राशि से पूछा, क्या हम जैसी युवती का अनब्याही रहकर जीवन जी पाना सरल हो सकता है? जब मैंने अपनी सबसे निजी अनुभूति साझा की, मुझे कभी कभी शारीरिक संबंध की आवश्यकता सी अनुभव होती तो है, मगर यह ऐसी नहीं होती कि मैं उसके बिना रह नहीं पाऊँ। तब राशि का जवाब क्या था? क्या राशि, जो अब विवाह नहीं करना चाहती, मेरी सेक्स रहित जीवन की दुविधा को हल कर पाएगी? अलका मैम के रहस्य और वाणी का आंतरिक सत्य, प्रेम अनमोल होता है वाणी में आप सुनेंगे। एपिसोड 18, गुप्त योजना का पर्दाफाश और एकांत में यौन जिज्ञासा। इतनी जानकारी के बाद मनप्रीत का कॉल एक औपचारिकता ही रह गया है। निर्देश के अनुसार उसने वही सब कर दिया है। मैम राशि के मांगने पर मैंने 2 माह का एडवांस लेकर उसे एक सुविधाजनक कमरा दे दिया है, उसने कन्फर्म किया है। अच्छी बात है, उसे कोई कठिनाई ना हो, आप इस बात का विशेष ध्यान रखना। उसे पता नहीं होने देना कि मैं उसकी जानकार हूँ और मैंने उसका किसी प्रकार भी ध्यान रखा है। मैम उपकार जताना नहीं चाहती हैं। लड़कियों एवं महिलाओं की आप ऐसे ही गुप्त रूप से सहायता करती हैं, ये बात हम सब भली भांति जानते हैं। राशि को ना तो कोई कठिनाई होगी और न ही वो कभी यह जान सकेगी कि आपने उसका विशेष रूप से ध्यान रखने का निर्देश दिया है, मनप्रीत ने आज्ञा पालन करते हुए कहा है। मनप्रीत, मैं जानती हूँ आप अत्यंत बुद्धिमान लड़की हो, मैम में प्रशंसा करने का गुण है। इस प्रकार अलका मैम के चाहे अनुसार उस दिन सब काम अच्छे से हो गए हैं। स्नान करते हुए वे राशि की विकट स्थिति के बारे में सोच रही हैं। वे मन ही मन आगे की योजना तैयार कर रही हैं। अपने ऑफिस आने के बाद उन्होंने मार्केटिंग विभाग की बैठक में उनके द्वारा संपन्न की गई बड़ी बिजनेस डील के क्रियान्वयन के बारे में चर्चा की है। तत्पश्चात जब उन्हें एकांत मिला तब उन्हें पुनः राशि का विचार आ गया है। उन्होंने सुधीर को कॉल लगाया और कहा है, जब आपके पास 5 मिनट का समय हो तब मुझे कॉल करना। आप चाहें तो मैं अभी भी बात कर सकता हूँ, सुधीर ने बताया। आपको राशि से मेरी रिश्तेदारी के बारे में पुनः बताने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में मैं उसकी इस प्रकार सहायता करना चाहती हूँ कि उसे इसकी भनक नहीं लगे, उन्होंने कहा है। दीदी, आपके नारी सशक्तिकरण के परोपकारी कार्यों के बारे में कौन नहीं जानता, सुधीर हंसता हुआ सुनाई दिया है। मेरी प्रशंसा बाद में कभी कर लेना, अभी आप मेरी सुनो। मुझे लगता है राशि के साथ कोई अनहोनी हुई है और वह कठिनाई में है। हो सकता है यहाँ वो नौकरी के विचार से आई हो। जो मैं सोच रही हूँ वो अगर सच है तो बिना सामने आए मैं उसकी सहायता करना चाहती हूँ। अलका मैम ने अपना मंतव्य स्पष्ट किया है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सुधीर ने पूछा। जैसा आपने बताया है उस अनुसार राशि गिरवी पर शेष रुपए लेने के लिए 1-2 दिन में वापस आपके पास आएगी, अलका मैम ने अनुमान लगाते हुए कहा है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, सुधीर ने समर्थन किया है। अब जब राशि आए तो आपको उसे नचिकेतन स्कूल में टीचर के जॉब के लिए उसे प्रेरित करना है। आपने उसको गिरवी पर रुपए दिए हैं और उसे वनिता हॉस्टल की जानकारी दी, इसलिए वो आपकी बात को सरलता से मान लेगी। जब आप ये काम कर दो तो मुझे कॉल करके बता देना, ताकि मैं उसके लिए जॉब का प्रबंध कर सकूं। अलका ने जल्दी जल्दी अपनी बात कही है। दीदी, आपके परोपकारी कार्यों में मैं हमेशा सहयोग करते आया हूँ। इस कार्य में भी सहयोग करते हुए मुझे प्रसन्नता होगी, सुधीर ने उन्हें आश्वस्त किया है। सुधीर, इस निराश कर देने वाली दुनिया में आप और मुझ जैसे ऐसे कुछ व्यक्ति अवश्य होने चाहिए, जिससे छली गई या ठोकर खाई किसी महिला को यह अनुभव हो कि दुनिया का हर व्यक्ति धोखेबाज नहीं है,
कहते हुए अलका मैम शून्य में निहार रही है। आप तो हम सबकी प्रेरणा हो दीदी, सुधीर ने कहा है। धन्यवाद सुधीर, कहते हुए अलका मैम ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया है। दृश्य परिवर्तन। राशील के बारे में इतना बताकर वे चुप हो गई हैं। अब मैम पर सुस्ती छाने लगी है। राशील के बारे में सुनते हुए मैं अपनी समस्या भूल गई हूँ। वाणी, अब मुझे नींद आने लगी है। क्या आप मेरी पीठ दबा सकती हो? ऑफिस में बैठे बैठे काम करते हुए आज मुझे थोड़ा बैक पेन हो रहा है, उन्होंने कहा है। मैम आगे की बातें भी बता सकती तो मुझे अच्छा लगता। मैंने धैर्य धारण करना उचित समझा है। मैम की सेवा करते हुए मुझे प्रसन्नता होती है। मैं चुपचाप उनकी पीठ को हल्के हाथों से दबाने लगी हूँ। मैं सोच रही हूँ, सच में अलका मैम जैसे परोपकारी व्यक्ति दुनिया में होने ही चाहिए। इनसे ही जीवन से निराश हो रहे व्यक्ति में अपने जीवन के लिए आशा का संचार होता है। इससे ही चुनौती देती ये दुनिया जीने योग्य बनी रहती है। दृश्य परिवर्तन। मेरा राशील से परिचय अलका मैम ने करवाया है। ये हमारी फ्रेंडशिप का प्रारंभिक कारण है। उसके उच्च कोटि के व्यक्तित्व को जान समझ लेने पर मैं न केवल उसकी सखी हुई है बल्कि प्रशंसक भी हो गई हूँ। राशील अपने बारे में स्वयं ही बताया करती है, वो अपने बड़े एवं संयुक्त परिवार में अकेली बेटी और रूपवान होने के कारण अत्यंत नकचड़ी, घमंडी लड़की है। यद्यपि थोड़े दिनों के परिचय में ही मैंने उसे इससे विपरीत लड़की अनुभव कर लिया है। यह अलका मैम के घर पर राशील के साथ तीसरी बार मिलने के समय की बात है। उस रात मैम सो चुकी हैं। राशील मेरे कक्ष में आई है। उस समय मेरी नींद नहीं लगी है। वाणी, मुझे नींद नहीं आ रही है। क्या मैं थोड़ी देर यहाँ आपसे बातें कर सकती हूँ? वो पूछ रही है। यह मेरे लिए एक अवसर जैसा है। मैंने सोचा राशील वो माध्यम हो सकती है जिससे मैं मैम के समलैंगिक होने के बारे में अपने संदेह का निराकरण कर सकती हूँ। हमारा अकेले में बात करना मुझे भी अच्छा लगेगा। हम कम ही मिल पाते हैं, जबकि मेरी इच्छा आपसे बहुत सारी बातें करने की होती है। मैंने उससे बात करने की अपनी उत्सुकता प्रकट होने दी है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसी इच्छा मेरी भी होती है। मेरे साथ बेड के हेडबोर्ड से टिककर अधलेटी बैठते हुए उसने कहा है। क्यों न आज हम आपस में अपनी वे बातें शेयर करते हैं जिन्हें कोई नहीं जानता है। हम में होने वाले वार्तालाप में मैं अपनी शंका समाधान कर लेना चाहती हूँ। ये तो अच्छा विचार है। मैं भी चाहती हूँ मेरा ऐसा कोई फ्रेंड हो जिससे मैं अपनी कोई भी निजी बातें कर सकूं। यद्यपि अभी मैम मेरी ऐसी सखी हैं, किंतु वे व्यस्त रहती हैं। वे उम्र में भी मेरी माँ जैसी हैं, इसलिए मुझे उनसे बात करने में थोड़ा संकोच रहता है। राशील ने मेरे प्रस्ताव का स्वागत किया है। मैं समझ सकती हूँ, उनसे कुछ विषयों में बातें हम संकोच और आदरवश नहीं कर सकते हैं। मैंने सहमति जताई है। और वाणी, मुझे लगता है आपके पास अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द होते हैं। आपसे बातें करने पर मेरी शब्दावली अच्छी हो सकती है, जो मेरे लेखन में सुधार ला सकती है। उसने बात अलग दिशा में मोड़ दी है। आप लेखिका कैसे बनी? मैंने उसकी ही बात आगे बढ़ाते हुए पूछा है। मैं लेखिका हूँ, ये बात एकदम झूठ है। मुझे ये झूठ मैम से जॉब प्राप्त करने के लिए बोलना पड़ा है। मैं यहाँ किन परिस्थितियों में आई हूँ ये तो आप मुझसे मित्रता के साथ धीरे धीरे जान ही लोगी। फिर भी मेरा ये सच आपको अभिवेदित हो जाए यही सही रहेगा। राशील ने अपना सच बताना प्रारंभ किया है। राशील से मित्रता बढ़ाने के लिए मेरा धैर्य धारण करना मुझे उचित लग रहा है। वो जो और जितना बताते हुए सहज रह सकेगी, आज मुझे उतना ही जानने पर संतोष करना है। क्या आपकी लिखी कभी कोई पुस्तक प्रकाशित हुई है? मैं पूछते हुए सावधान रही हूँ। मेरे जॉब के अनुभव के बारे में पूछे जाने पर मैंने मैम को झूठ बताया है। मैं कोई लेखिका नहीं हूँ। उन्होंने मुझे जॉब दे दिया है, किंतु मेरा लेखिका वाला झूठ स्मरण रख लिया है। वे प्रायः मुझसे मेरे लेखन की प्रगति के बारे में पूछती हैं। मैंने अपने झूठ को सच करने के लिए अपनी ही वास्तविकता के आसपास कई सच झूठ गढ़कर एक उपन्यास जितनी लंबी कहानी लिख दी है। क्या वो मैम ने पढ़ी है? मैंने प्रश्न किया है। मैम व्यस्त रहती हैं, उन्हें कहानियां पढ़ने का समय ही कहाँ मिलता है। जब मैंने उन्हें पुस्तक पूरी लिख लिए जाने के बारे में बताया तब उन्होंने मुझे पुस्तक प्रकाशन हेतु प्रेरित किया। मेरी लिखी कहानी किसी भी मानक पर खरी नहीं है। प्रयास करने पर मुझे इसके लिए कोई प्रकाशक नहीं मिला।
मैम ने प्रकाशन शुल्क भुगतान करके वो उपन्यास प्रकाशित करवाई है। उन्होंने उसके प्रमोशन के लिए विज्ञापन पर भी बहुत व्यय किया है, राशील स्वयं पर हंसते हुए बता रही है। क्या उस बुक से आपको रॉयल्टी मिलती है? मैंने सहज ही पूछ लिया है। मैं दक्ष लेखिका तो हूँ नहीं, मेरी लिखी पुस्तक में कोई दम नहीं है। सब कुछ करने के बाद भी उसे 200 पाठकों ने भी नहीं पढ़ा है। मैम ने इस पर किए व्यय को लेकर कभी कोई अप्रसन्नता नहीं जताई है। यह मैम की महानता है। राशील मैम के किए उपकार के लिए कृतज्ञता प्रकट कर रही है। इस विषय पर चर्चा के बाद मैं अपनी मूल शंका पर आने की जल्दी में हूँ। राशील, मैंने विवाह नहीं करने का निर्णय किया है। आपकी दृष्टि में क्या हम जैसी युवती का अनब्याहे रहकर जीवन जी पाना सरल हो सकता है? मैंने वार्तालाप की दिशा मोड़ी है। मेरे असफल विवाह के बाद मैं अब कभी विवाह नहीं करना चाहती। मुझे जैसा मिला था, अगर किसी लड़की का विवाह वैसे किसी पुरुष से होने वाला है तो लड़की के लिए अधिक सरल विवाह नहीं करना है। मैं आपके विषय में दावे से कुछ नहीं कह सकती, मगर मैम ने अविवाहित रहते हुए ही आनंदपूर्वक जीवन बिताया है, ये तो हम प्रत्यक्ष देख ही रहे हैं। राशील ने सोच समझकर उत्तर दिया है। मेरी परिचित और आसपास की बहुत सी महिलाएं मुझे ये कहते मिलती हैं कि शारीरिक संबंध के बिना जीवन में सुख अधूरा रहता है। इस बारे में आप क्या सोचती हैं? मैं ऐसे पूछ रही हूँ जैसे राशील कोई विशेषज्ञ है। पहले मुझे भी यही लगता था। जेड के साथ जैसा अनुभव रहा है, उससे अब मुझे सेक्स से भीषण वितृष्णा हो गई है। राशील अपना अनुभव ही बता सकती है। राशील, मुझे कभी कभी इसकी आवश्यकता सी अनुभव होती तो है, मगर यह ऐसी नहीं होती कि मैं उसके बिना रह नहीं पाऊँ। ऐसे में क्या मेरे लिए बिना सेक्स वाला जीवन सरल हो सकता है? यह मेरी निजी अनुभूति है जिसे मैंने कभी किसी के सामने स्वीकार नहीं किया है। जेमिनाई की समालोचना और रचनात्मक मार्गदर्शन। प्रिय श्रोताओं, ये प्रेम अनमोल होता है वाणी के एपिसोड 18 का समापन है। यह एपिसोड अलका के परोपकारी नेटवर्क को उद्घाटित करता है और वाणी तथा राशील के बीच निजी भावनाओं और यौन जीवन पर गहनतम चर्चा को मंच देता है। एपिसोड 18 की शक्ति और कथा विकास। अलका का परोपकारी नेटवर्क, मनप्रीत और सुधीर का सहयोग। अलका का मनप्रीत और सुधीर को गुप्त रूप से निर्देश देना उनके नारी सशक्तिकरण के परोपकारी कार्यों को अत्यधिक गहराई देता है। ये स्थापित करता है कि अलका किसी परी की तरह नहीं, बल्कि एक सशक्त, बुद्धिमान और संगठनात्मक क्षमता वाली महिला है जो निष्काम कर्म करती है। सुधीर का समर्थन। सुधीर का ये कथन कि इस निराश कर देने वाली दुनिया में आप और मुझ जैसे ऐसे कुछ व्यक्ति अवश्य होने चाहिए, यह अलका की प्रेरणादायक भूमिका और उनके मूल्यों को दर्शाता है। राशील वाणी का अंतरंग संवाद। समलैंगिकता का निराकरण। वाणी द्वारा सीधे प्रश्न पूछने की रणनीति के रूप में राशील के साथ उनकी निजी बातों को साझा करना चरम पर है। राशील का लेखिका होने का झूठ बताना और अलका द्वारा उसे सच्चाई में बदलने के लिए प्रकाशन शुल्क देना, यह अलका के अद्वितीय सहयोग को दर्शाता है। यौन संबंधों पर चर्चा। वाणी का शारीरिक संबंध के बिना जीवन में सुख अधूरा रहता है, जैसे टैबू वर्जित विषय पर सीधे राशील की राय पूछना, यह उनकी उत्सुकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। वितृष्णा और स्वायत्तता। राशील का जेड के अनुभव के कारण सेक्स से भीषण वितृष्णा स्वीकार करना और वाणी का आवश्यकता सी अनुभव होना किंतु उसके बिना रह नहीं पाना वाली स्थिति न होना, ये दोनों महिलाओं की यौन स्वायत्तता और आत्म समझ को प्रकट करता है। ये चर्चा अलका के अविवाहित जीवन के मनोवैज्ञानिक आधार की ओर संकेत करती है। ऑडियो प्रस्तुति के लिए अंतिम मार्गदर्शन। अलका सुधीर संवाद। अलका का स्वर गहन चिंतन और निष्काम कर्म के भाव से भरा होना चाहिए। सुधीर का स्वर प्रशंसा और तत्परता व्यक्त करे। अंतरंग संवाद। वाणी राशील। लिखने का झूठ। राशील का स्वर विनोदपूर्ण और शर्मिंदगी के मिश्रण से भरा हो। यौन चर्चा। ये संवाद शांत, गंभीर और पूरी तरह से खुला होना चाहिए। वाणी का स्वर जिज्ञासु और राशील का स्वर अपने अनुभव की कड़वाहट से भरा हो। संगीत बीजीएम। अलका के नेटवर्क वाले भाग में संगीत गहन और आत्मविश्वास से भरा हो। यौन चर्चा वाले भाग में संगीत धीमा, चिंतनशील और अत्यंत अंतरंग हो। एपिसोड 18 समाप्त।